दोस्तों अभी तक सालों से एक खबर आई जब भारत के टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बार सुनने को मिली थी। वो ये थी कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखते ही देखते चंद सालों में बर्बाद होने लगी और उसकी बर्बादी भी ऐसी कि उसके ऊपर हज़ारों करोड़ों की लोन की देनदारी रह गई। जी हाँ, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार तक इस कंपनियों की बहुत सी लड़ाइयाँ अपने देखी होगी। इसके बावजूद इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर स्टेबिलिटी के साथ भारत के लगभग हर इलाके में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हर वो टेलीकॉम कम्युनिकेशन और इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है जिसे भारत को फ़िलहाल ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब इंडिया में फ़ोन से एक कॉल करने की कॉस्ट 100 रुपये प्रति मिनट तक जाती थी, और अगर कोई आपको फ़ोन कॉल रिसीव करना हो तो आज का दिन जितने आप महीने का बिल पे करते हो उतना एक कॉल रिसीव करने का कॉस्ट हुआ करता था। ऐसे में अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो उस टाइम में आपके पूरे महीने की सैलरी फ़ोन का मंथली बिल पे करने में चली जाती। और यह बात कोई पुरानी नहीं है, बल्कि आज से 10 या 15 साल पहले यह बात कॉमन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कीमतों में कमी आई और बहुत से ऑपरेटर भी आए, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, टेलीनॉर, एयरसेल, आइडिया और टाटा डोकोमो। लेकिन आज के समय में एयरटेल और जियो को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो पूरे देश में अपनी सर्विस को पहुंचा रही होगी। और इतने कम ऑप्शन में भी आप 150 रुपये में 15 GB डाटा यूज कर सकते हैं, और वाईफाई तो इससे भी सस्ता है, और हमारी कॉल और हमारी SMS अनलिमिटेड है। इन सब के पीछे एक कंपनी का हाथ है और उसका नाम है जियो टेलीकॉम। जी हाँ, जियो के 2016 में आने के बाद 15 में से 10 टेलीकॉम कंपनी शटडाउन हो गई। बाकी के कई कंपनी ने आपस में मर्ज कर लिया। ऐसा इसलिए कि हर क्वार्टर ईयर एक कंपनी को हज़ारों करोड़ों का लॉस हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ था इन कंपनी के साथ और ये क्यों बंद हो गई, जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि जब हम कोई कॉल या मैसेज किसी को करते हैं तो यह पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जिससे आपको भारत के टेलीकॉम सेक्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों एक कॉल करने के लिए हम आमतौर पर अपने मोबाइल का बटन दबाते हैं। जी हाँ, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकलता है जिसे ट्रांसमिट किया जाता है एक एंटीना को। ये एंटीना आपके सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल देता है, जिसके बाद ये रेडियो वेव्स हवा में फ्लोट करते हुए उस दूसरे फ़ोन के नियरेस्ट टावर तक पहुंचती है जिसके पास आपने कॉल लगाई होती है। उसके बाद फिर यह एक रेडियो वेव्स उस मोबाइल के एंटीना के जरिए सिग्नल में कन्वर्ट होकर साउंड के रूप में आपको सुनाई देती है। वैसे में हमारी सरकार ने इंडिया को 22 सर्कल में डिवाइड कर दिया है और हर एक सर्कल में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाता है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम को खरीदने की कोशिश करती है ताकि उनके सब्सक्राइबर आसानी से टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सके। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी के सक्सेस के पीछे टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेक्ट्रम ऑक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भारत के टेलीकम्युनिकेशन हिस्ट्री पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों हिस्ट्री में अगर देखें तो हमारी कहानी एक्चुअली में 1850 से शुरू होती है, जब इंडिया को अपना पहला टेलीग्राफ मिला था, यानी तार भेजने का सिस्टम। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का सिंपली मतलब होता है उस इंसान से बात करना जो आपसे बहुत दूर बैठा है। साल 2000 में मोबाइल फ़ोन पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। इसी की वजह से कई फॉरेन के मोबाइल फ़ोन भी इंडिया में आ गई। जब मोबाइल फ़ोन आई तो नए टावर्स बनने की ज़रूरत थी, तो ऐसे में मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स साथ में आए और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट शेयर की। इनफैक्ट कई कंपनी ने तो सेल टावर को भी शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोस्तों कई बड़ी कंपनियां मार्केट में आ गई, जैसे कि ब्लैकबेरी और नोकिया। इन्होंने अपने बड़े मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस कर दिया था। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन मार्केट में बढ़े वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ा, और रिजल्ट ये रहा कि कंपटीशन के कारण आम आदमी के लिए कॉस्ट कम हो गई। 1990 के 20 साल बाद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। लेकिन 2010 के बाद से कुछ चीज़ें और भी एक्साइटिंग हो गई। इसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा जाता है। इसके वजह से 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल करनी पड़ी। और फिर वो साल आता है 2016, जब जियो एक नई टेलीकॉम कंपनी के रूप में भारत में इंटर करती है। यह एक आम प्राइवेट कंपनी नहीं है जो भारत में इंटर कर रही है।
जियो का मार्केट स्ट्रेटेजी थी कि वह दूसरे कंपनी को लॉस में ले जाए और यह कंपनी इस पर खरा भी उतरी। जब जियो 2016 में पहली बार लॉन्च हुई तो उसने अपने सब्सक्राइबर को फ्री सर्विस ऑफर की थी 3 महीने के लिए। 1 महीने के अंदर ही जियो के पास 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर आ गए थे और जियो सिर्फ 2 साल के अंदर ही 30 करोड़ सब्सक्राइबर तक का सफ़र तय कर लिया था, जबकि ऐसा करने में एयरटेल को 11 साल का वक्त लगा था। जियो के आने के बाद बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई थी। कुछ कंपनियां आपस में मर्ज हो गई, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, और ये आगे चलकर VI बन गई। आज भारत में सिर्फ 4 मेजर टेलीकॉम कंपनी हैं: जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL। VI और एयरटेल पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। इसका पीछे रीज़न है सरकार द्वारा 8% रेवेन्यू, जो 1999 में यह पॉलिसी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनियों को पहले से डिसाइड किए हुए रेवेन्यू के हिसाब से ही लाइसेंस फी पे करनी होगी। अब इस डिसीजन की वजह से इन कंपनियों को सरकार को बाकी बची हुई फ़ी पे करनी है, जो उन्होंने पिछले 14 साल में पे नहीं किया है। प्लस इन्हें प्लेंटी भी पे करनी होगी और तो और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा उस पर। इस मामले में जो कैलकुलेशन हुई, इस हिसाब से सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए इन कंपनियों से वसूलने हैं, जिसमें जियो की बहुत कम हिस्सेदारी थी और उसने इसे पे भी कर दिया। लेकिन एयरटेल और VI के लिए बहुत मुश्किल थी। आज भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ 3 कंपनियों पर टिकी हुई है: एयरटेल, जियो और VI, और उसमें भी VI कर्ज में डूबा है। तो केवल जियो और एयरटेल ही बचे हैं जो एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इस मामले में सरकार को खुद रिव्यू करना चाहिए, रेवेन्यू को ख़त्म करके और स्पेक्ट्रम फी को कम करके, और नई कंपनियों को मौका देना चाहिए, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री और बड़ी हो सके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।